हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेल्टर। दोस्तों, हम लोग जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो टॉपिक है बिहार शिक्षक बहाली एग्जाम के लिए, तो उस सेक्शन को हम लोग रिवीजन सीरीज के तहत कंप्लीट कर रहे हैं और ये उसका जो है फोर्थ पार्ट है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो उदारवादी चरण से लेके बंगाल विभाजन तक का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग जो है एक फ्लो में देखेंगे, ताकि आपका जो है इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता जाए और उससे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं उसे भी आप अटेम्प्ट कर सके। और ये सारे प्रश्न जो है वो आपके 4 ऑप्शन वाले होंगे, जैसा कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो उसी पैटर्न पे हम लोग जो है ये एमसीक्यू फॉर्मेट को लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने जो है वो 3 सीरीज को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें पहला जो है आपका 1857 का विद्रोह था, उससे रिलेटेड प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद जो है हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद हम लोगों ने जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं वायसराय इस टॉपिक को कंप्लीट किया था। और ये सारी जो टॉपिक है जो अभी तक आपको करवा दिए गए हैं, इन सारे टॉपिक से भी जो एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके जो है प्लेलिस्ट में इन सारे वीडियो को देख सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं आज के इस टॉपिक का, जिसका नाम है उदारवादी चरण। इस टॉपिक में जो है पहले तो पता चल रहा है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1885 से लेके 1905 तक माना जाता है। आप सबको मालूम होगा कि 1885 में ही जो है वो कांग्रेस की स्थापना होती है और कांग्रेस का जो स्टार्टिंग का फेज था वो जो है उदारवादी प्रकृति का था। मतलब जो भी लोग इससे जुड़े हुए थे वो उदारवादी विचारधारा के थे। इसलिए जो इस चरण है 1905 तक का जो टाइम पीरियड है, इनको जो है कांग्रेस का उदारवादी चरण के नाम से भी जाना जाता है, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण बोला जाता है। तो हम लोग जानेंगे इसमें कि इससे जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा व्यक्ति जो है वो उदारवादी विचारधारा का था। दूसरा कि उदारवादी जो विचारधारा के लोग थे उनकी प्रकृति कैसी थी और उनके उद्देश्य क्या थे। ठीक है, ये जो है ये किस प्रकार के पद्धति का उपयोग करते थे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों से जो है वो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और इन सारे टॉपिक जो सब सेक्शन है उन सारे सब सेक्शन को हम लोग देखते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए इस सेक्शन को हम लोग देखते हैं। देखिए, जो उदारवादी चरण के टाइम के लोग थे, जो भी इस विचारधारा के लोग थे, उनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश पर इनका विश्वास था। ठीक है, ब्रिटिश पर पहला कि इन्हें बिलीव था कि ब्रिटिश ही जो है हमें विकास के रास्ते पे ले जाएंगे और ये भारत के विकास के लिए ही जो है काम कर रहा है, ये भारत को शिक्षित बनाने का काम कर रहा है। इनका ये मानना था कि ब्रिटिश जो है वो भारत को शिक्षित बनाने का काम कर रहा है और यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट का काम है वो इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरीके का एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो ब्रिटिश के प्रति इन सारे लोगों में था और इनका ये मानना था कि हम लोग जो है अगर ब्रिटिश का सपोर्ट करें और अपनी मांग जो है संवैधानिक तरीके से रखें तो हमें जो है ब्रिटिश के द्वारा जो है वो जो राजनीतिक पद है उनमें जो है हमें हिस्सेदारी मिल सकती है। तो ये इनका मानना था, जो भी संवैधानिक पद है वहाँ जो है इन्हें उम्मीद था कि ब्रिटिश जो है भारतीयों को भी स्थान देंगे। दूसरा ये इनका उद्देश्य ये था कि जो भारत में राष्ट्र प्रेम है वो राष्ट्र प्रेम और चेतना जो है वो राष्ट्र प्रेम और चेतना द्वारा हम लोग जो है क्या करेंगे, राजनीतिक मुद्दे पर लोगों को शिक्षित करेंगे। राष्ट्र प्रेम और चेतना के द्वारा लोगों को हम लोग शिक्षित करेंगे, ये इनका एक उद्देश्य था। दूसरा ये था कि ब्रिटिश को भारतीय पक्ष में करके, मतलब इनको इतना कॉन्फिडेंस था कि ये जो है ब्रिटिश को जो है वो अपने पक्ष में कर लेंगे और उसके बाद भारत में सुधार लाएंगे। ठीक है, ये इनका मानना था कि इस तरीके से ये जो है भारत में सुधार ला सकते हैं। तो इनमें बहुत सारे लोग थे जो इस टाइप का सोचा करते थे और क्वेश्चन भी वहीं से पूछता है कि कौन कौन से लोग हैं जो कि ब्रिटिश के प्रति इस तरीके का विचारधारा रखते हैं। और ये विचारधारा रखने वाले लोगों को जो है वो नरम दल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? नर्म दल।
और इसी को जो है बोला जाता था मॉडरेट फेज। जो टोटल फेज है इसी को बोला जाता है मॉडरेट फेज, उदारवादी चरण। और इस चरण से जुड़े हुए जो लोग थे उनमें आपको देखने को मिल जाएगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद फिर आपका डब्ल्यू सी बनर्जी। फिर एक जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद फिर आपका फिरोज शाह मेहता। ठीक है, फिरोज शाह मेहता के अलावा गोपाल कृष्ण गोखले ये भी जो है वो उदारवादी विचारधारा के थे। दिनसा बाचा ये जो है आपके उदारवादी विचारधारा के थे। तो अगर आप इन नामों को याद रखते हैं तो आप जो है वो इजली बता सकते हैं कि कौन जो है वो उदारवादी विचारधारा के लोग थे। फिर एक और प्रश्न पूछता है कि ये जो है किस पद्धति के द्वारा अपने विचारों को रखते थे, मतलब जो इनकी मांग थी वो किस तरीके से अपनी मांग को अंग्रेजों के समक्ष रखते थे। तो इनका जो मांग रखने का तरीका था वो 3P पे डिपेंड करता था। 3P का मतलब ये था कि एक तो प्रार्थना, ठीक है, एक हो गया आपका प्रार्थना। दूसरा है आपका याचिका पद्धति कि हम लोग जो है याचिका दायर करेंगे, याचिका पद्धति। तीसरा जो है वो बोला जाता है प्रस्ताव पारित कर। अर्थात अगर आप बोलो तो एक हो गया आपका प्रेयर, 3P में एक प्रेयर आ जाएगा। दूसरा जो है वो पेटिशन करेंगे ये लोग, पेटिशंस। और तीसरा जो है ये लोग पासिंग रेजोल्यूशन। तो इस तरीके से ये लोग को उम्मीद था कि हम लोग जो है इन माध्यमों के द्वारा अंग्रेज़ों के ऊपर दबाव बना सकते हैं और अपनी मांगों को पूरा कर सकते हैं। और ये जो है अहिंसक संवैधानिक प्रदर्शन का काम करते थे। ये हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। ये प्रेस के द्वारा और पुस्तकों के द्वारा जो है ब्रिटिश पे दबाव बनाने का कार्य करते थे। तो ये एक ओवरव्यू था। आप इसी से रिलेटेड जो है हम जो प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। पहला पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी से जुड़ा हुआ नहीं था। तो कौन उदारवादी से जुड़ा नहीं था? फिरोज शाह मेहता हम लोगों ने देखा कि वो जुड़े हुए थे, दादा भाई नौरोजी जुड़े हुए थे, गोपाल कृष्ण गोखले जुड़े हुए थे, लाला लाजपत राय जो है वो इससे जुड़े हुए नहीं थे। देखिए 3 नाम आपको याद रखना है, एक लाल, पाल और बाल। ये तीनों जो है आपके गर्म दल के नेता थे। इसके अलावा एक घोष, ठीक है, अरविंद घोष, ये भी जो है वो आपके गर्म दल के नेता हैं, अरविंद घोष। लाल से आपको मालूम है लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल और बाल से जो है बाल गंगाधर तिलक। तो ये 4 नाम जो हैं वो आपके गर्म दल से रिलेटेड है, या फिर इन्हीं को उग्रवादी, या फिर उग्रवादी से ज़्यादा अच्छा होगा कि क्रांतिकारी विचारधारा के ये लोग थे। अगर इन 4 नामों को याद रखते तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपका उदारवादी से कौन जुड़ा था और कौन जुड़ा नहीं था, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से, या पंजाब से, या उपरोक्त में में से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए जो अधिकतम नरमपंथी नेता थे वो आपके ग्राम और शहर दोनों क्षेत्रों से थे। एक्चुअली में क्या है कि ये जो अधिकतम नरमपंथी नेता थे वो आपका मध्य वर्गीय थे, ठीक है, मध्य वर्गीय व्यक्ति ही थे। इनमें आपका डॉक्टर, इंजीनियर, उसके अलावा जो है साहित्यकार, ये सारे लोग जो है वो आते थे। कहने का मतलब ये कि उस टाइम के जो पढ़े लिखे लोग थे ज़्यादातर वो जो है इसमें पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो गर्म दल के लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी जो है वो मध्यम वर्ग से रिलेट थे और वो भी काफ़ी शिक्षित लोग थे। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि अधिकतम नरमपंथी नेता जो है वो आपके ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से थे। आगे है कि कौन मध्यम मार्गी नहीं था। देखिए जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, ठीक है, मध्यम वर्गीय चूँकि ये लोग थे उदारवादी लोग, इसलिए जो है इन्हें मध्यम मार्गी भी बोला जाता था। तो आप इस वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर पूछ दिया जाए कौन मध्यम मार्गी नहीं था, तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और दिनसा बाचा। तो देखिए अरविंद घोष के बारे में बताया था कि ये जो है आपके गर्म दल के नेता थे, ठीक। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक
ये भी आपके गर्म दल के नेता है, अर्थात मध्यम मार्ग में कौन नहीं थे, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। आगे पूछा जा रहा है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, ये लोग किस पद्धति के द्वारा जो है आंदोलन करते थे? सहयोग, राज्य वामबद्ध आंदोलन, अनुकूल प्रवर्तन या अविधेयक। तो देखिए इन लोग का जो तरीका था वो था आपका राजा वामबद्ध आंदोलन। इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन। इसका मतलब ये कि ये लोग चाहते थे कि हम लोग जो है वो प्रशासन के साथ जुड़ के और उसके बाद जो है ब्रिटिश का विरोध करें। और इनका मानना था कि हम लोग जो है प्रशासन में भागीदारी करके जो है और जनता में राजनीतिक जागरूकता लाकर ही जो ब्रिटिश है उन से अपनी बातें मनवा सकते हैं। तो ये इनका एक तरीका हुआ था। उसके बाद फिर अगर देखें सहयोग का, तो ये जो है पूरी तरीके से सहयोगात्मक नहीं थे, ये विरोधात्मक भी थे, जो ब्रिटिश पॉलिसी थे उसके विरोधी भी थे। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। फिर आगे जो है ऑप्शन नंबर सी, वो है अनुकूलन परिवर्तन। अनुकूलन परिवर्तन का मतलब होता है पैसिव रेजिस्टेंस। तो पैसिव रेजिस्टेंस का जो तरीका था वो था आपका गर्म दल के लोगों का। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अभिधेयक ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, राज्य वामबद्ध आंदोलन जो है वो ये नरम दल के नेताओं की पद्धति थी। फिर आगे पूछा जा रहा है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था का है? ऑप्शन है लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही जो है इनको बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। इनका आरोप यह था कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो जो है सिर्फ याचना प्रार्थना यही करते हैं और इससे जो है वो ज़्यादा प्रभाव नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो पद्धति है वो भीख मांगने वाली संस्था जैसी एक पद्धति है। तो ये बिल्कुल जो है इस टाइप की जो चीज़ें थी उसके खिलाफ थे। बाकी अगर आप देखें अगले प्रश्न को, तो अगला प्रश्न निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में किसे जो है भारत का महानतम वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, अर्थात ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। और आपको मालूम होगा जो सेकेंड कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता किए थे वो जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, सेकेंड कांग्रेस के अध्यक्ष था। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने जो है जो कि 1886 में कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। इसके अलावा वो 2 बार और जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, एक बार 1893 में और एक बार जो है 1906 में। तो ये 3 बार दादा भाई नौरोजी जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखा था? तो ये भी याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो दादा भाई नौरोजी ने ही लिखा था। और इन्होंने ही जो है वो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो थ्योरी है जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो अंग्रेज है वो भारत से संपत्ति लेके जा रहा है। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो थ्योरी है वो दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए? एस.एन. बनर्जी, जी.के. गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है वो 1892 में ब्रिटेन के जो फ्रिंसबरी एक जगह है, फ्रिंसबरी, उस जगह से जो है इन्होंने ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ा था और वो जीते थे। इस प्रकार भारत से जो है ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए थे। तो याद रखिएगा कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दीनबंधु मित्र, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या सुभाष चंद्र बोस? इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का ये जो है आत्मकथा था, ऑटोबायोग्राफी था। और इसमें जो है अपनी आत्मकथा में ये जो सामाजिक जीवन है, जिस तरीके का गतिविधियाँ हो रहा था उस टाइम, वो सारी चीज़ों को जो है इन्होंने उसमें इंक्लूड किया है। वहीं बता दें सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इन्होंने INA की भी स्थापना की थी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन का इन्होंने जो है वो स्थापना किया था।
और ये कांग्रेस के भी जो है एक संस्थापक सदस्य के रूप में थे। तो ये आप याद रखिएगा। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में बता दें कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही जो इन्होंने बंगाल विभाजन का जो है वो विरोध किया था। इसके अलावा क्या है कि इन्हें जो है राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्र गुरु के नाम से सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जाना जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ अर्थात इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि जो इंडियन एसोसिएशन था या फिर इंडियन नेशन एसोसिएशन, जिसे भारतीय संघ भी कहा गया, उसकी जो स्थापना किए थे वो किए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और इन्होंने किसके साथ मिलकर किया था? तो आनंद मोहन बोस के साथ इन्होंने जो है मिलकर इसकी स्थापना की थी। और इसका स्थापना किया कब था? तो ये जो है 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाइए। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग। ठीक है, जो बॉम्बे एसोसिएशन है उसकी जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 1852 ईस्वी में। और किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी। वहीं अगर बात करें मद्रास महाजन सभा की, तो मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना है वो हुआ था 1884 को, 1884 को। और इसमें 3 नाम शामिल थे। एक तो आपका पी आनंद चार्लू, दूसरा जो है बी राघवाचारी और एक जो है जी सुब्रमण्यम। ये 3 लोग जो है इसमें शामिल थे, जी सुब्रमण्यम। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1884 में। वहीं अगर बात करें इंडियन एसोसिएशन की, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इसका जो स्थापना है वो हुआ था 1876 ईस्वी में। और किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर किया था इसकी स्थापना। तो ये आपका हो गया 1876। वहीं अगर बात करें इंडियन लीग की, तो इंडियन लीग की जो स्थापना है वो हुआ था आपका 1875 में। और किसने किया था? तो ये किया था शिशिर कुमार घोष ने, शिशिर कुमार घोष। तो इस तरीके से अगर इसका सही क्रम देखें तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? पहले तो 1852 अर्थात 1 हो जाएगा, तो आप इस ऑप्शन को कट कर सकते हैं। उसके बाद जो है 1852 के बाद 1875, ठीक है, तो 1 के बाद 4, तो 1 के बाद 4 जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, तो 1 4 3 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब होता है? देखते हैं ऑप्शन को। 1835, 1836, 1837, 1838। इसका जो स्थापना है काफ़ी पहले जो है 1838 में ही हो जाता है। और इसकी जो स्थापना का मेन उद्देश्य होता है वो होता है, मतलब जो जमींदार लोग थे वो इसकी स्थापना करते हैं। और ये पहली एक ऐसी संस्था बनती है जो कि संगठित रूप से राजनीतिक कार्यों पे राजनीतिक प्रयास करती है। ठीक है, राजनीतिक कार्यों के लिए एक संगठन बनता है। और बात करें इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसका स्थापना जो है वो किया था द्वारकानाथ टैगोर ने। किसने? द्वारकानाथ टैगोर ने जो है इसकी स्थापना किए थे। और मेन उद्देश्य यही था कि जो भी जमींदार लोग की जो भी समस्याएं हैं वो संगठित होकर जो है इसका संवैधानिक उपचार करने के लिए एकजुट हो, इसलिए ये इसकी स्थापना की गई थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, सभी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महादेव गोविंद रानाडे ने ही जो है वो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। और कब किया था? तो 1867 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद फिर है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? ऑप्शन है 1902, 1903, 1904, 1905 या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा 1905। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। भारत सेवक मंडल का ही दूसरा नाम है आपका भारत सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। और ये ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब दोनों एक ही है, सिर्फ नाम दोनों का अलग अलग इंग्लिश और हिंदी में है। तो याद रखिएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, उसी को भारत सेवक मंडल के नाम से भी जाना जाता है।
और इसकी स्थापना किसने की थी? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। आगे, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के स्थापना से कौन संबंधित है? बी.डी. सावरकर, सी.आर. दास, बी.जी. तिलक या एस.सी. बोस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर जो है वो क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के स्थापना किए थे। और ये जो अभिनव भारत संस्था थी ये क्रांतिकारी संगठन था, और ये संगठन जो है जब 1905 में बंगाल विभाजन होता है तो उसका स्वदेशी आंदोलन के बाद ये काफ़ी एक्टिव हो जाता है। इसका मेन उद्देश्य था कि सशस्त्र विद्रोह जो है हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ करेंगे। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले की संस्था थी भारत सेवक मंडल, इसका जो उद्देश्य था वो था एजुकेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो है भारत सेवक मंडल या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला, बंगाल विभाजन किस तिथि से प्रभावी हुआ था? ऑप्शन है 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 और 7 नवंबर 1905। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 से जो है बंगाल विभाजन वो प्रभावी हो गया था, लेकिन इसकी जो घोषणा है वो 20 जुलाई 1905 को ही गवर्नर के द्वारा कर दी गई थी। इसलिए ये डेट भी याद रखिएगा कि घोषणा जो है वो कब गया था, तो वो 20 जुलाई 1905 को हुआ था। वहीं उसके विरोध में जो है घोषणा के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता का जो टाउन हॉल है वहाँ पे लोगों ने जो है इकट्ठा हुआ, और इसके विरोध में टाउन हॉल में इन लोग इकट्ठा हुए और इस बंगाल विभाजन के विरोध में इन्होंने जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की थी। तो ये भी याद रखिएगा कि 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई और स्वदेशी आंदोलन का घोषणा जो है वो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। और जबकि जो बंगाल विभाजन ये प्रभावी कब से हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। आगे, बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड मेयो? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड था आपका जो है 1898 से लेके 1905 तक का ये टाइम पीरियड लॉर्ड कर्जन का होता है। 1899 से लेके 1905 तक का जो टाइम पीरियड है वो आपका लॉर्ड कर्जन का है, और उसी के टाइम में क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है। वहीं अगर बात करें लॉर्ड कैनिंग की, तो इसके काल में जो 1857 का विद्रोह होता है। वहीं लॉर्ड मिंटो जो है इसके काल, ये जो लॉर्ड मिंटो ये बहुत पुराना, मतलब आपका इसका टाइम पीरियड अगर देखो तो 1807 से लेके 1813 का जो टाइम पीरियड है वो लॉर्ड मिंटो का होता है। और इसी के टाइम पीरियड में पहली बार जो है वो 1813 का चार्टर एक्ट आया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि लॉर्ड मिंटो के टाइम में 1813 का चार्टर एक्ट आया था। वहीं अगर लॉर्ड मेयो की बात करें तो इसके टाइम में पहली बार 1872 में वो जनगणना शुरू की गई थी। पहली बार जनगणना जो है वो लॉर्ड मेयो के काल में ही हुआ था। और लॉर्ड मेयो की हत्या जो है वो आपका अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी जाती है एक अफगान के द्वारा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सबसे पहले तो जान लेते हैं बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन हुआ था। उससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में अपनाया गया था। तो ये स्वदेशी और बहिष्कार जो है ये घटना जो है वो आपका हुआ था स्वदेशी आंदोलन के तहत। स्वदेशी आंदोलन, और ये क्यों हुआ था? बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी उसी के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ वो कहलाता है आपका स्वदेशी आंदोलन। और इसमें बोला गया कि हम लोग जो विदेशी जो वस्त्र है उसका बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे। इसलिए याद रखिएगा कि स्वदेशी और बहिष्कार की जो पहली बार घटना है वो आपको देखा गया बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन होता है स्वदेशी आंदोलन, उस आंदोलन में। उसके बाद देख लेते हैं जो प्रश्न पूछा गया था कि किसने जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी.आर. दास, आशुतोष मुखर्जी या रविन्द्रनाथ टैगोर। लाला लाजपत राय वो कहाँ नेतृत्व करेंगे? आपको मालूम है कि लाला लाजपत राय कहाँ से थे? तो वो पंजाब से थे। तो पंजाब में अगर पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो लाला लाजपत राय ने। इसके अलावा अगर बात करें दिल्ली में कि दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया, तो दिल्ली में इसका नेतृत्व जो है दिल्ली में इसका नेतृत्व करते हैं सैयद हैदर रजा। सैयद
हैदर रजा, उन्होंने जो है दिल्ली में इसका नेतृत्व किया है। इसके अलावा एक और पूछा जाता है मद्रास के बारे में कि मद्रास में जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था चिदम्बरम पिल्लई ने। चिदम्बरम पिल्लई, इन्होंने जो है मद्रास में इसका नेतृत्व किया था। तो शुरू तो हुआ था ये आपका बंगाल से, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे बाकी के क्षेत्रों में भी पड़ा, और जिसे जो है जो क्रांतिकारी लोग थे वो इसे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था हिंदू मुस्लिम को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, या बंगाल के विकास के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना था कि हम लोग जो ये बंगाल विभाजन कर रहे हैं वो प्रशासनिक सुविधा के लिए कर रहे हैं, ताकि जो है वो अच्छी तरीके से बंगाल का प्रशासन जो है वो किया जाए। लेकिन जो मेन कारण था वो ये था कि बंगाल जो है वो राष्ट्रवाद का गढ़ बना हुआ था, वहाँ पे राष्ट्रवाद की वृद्धि अधिक हो रही थी। तो उसी वृद्धि को रोकने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए ही जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। और एक स्टेटमेंट जो है वो उस टाइम का जो आपका वायसराय था लॉर्ड कर्जन, उसके द्वारा दिया जाता है, और उस स्टेटमेंट से क्लियर है कि जो है इसका मेन उद्देश्य बंगाल के राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद निम्नलिखित में कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात कीमत एक बेहतर संबंध का समर्थक था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि देखिए प्रारंभ में वो जो है स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था, लेकिन बाद में जो है वो इसका एक समर्थक बन जाते हैं। तो कौन, तो ये है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो स्टार्टिंग में इसके आलोचक हुआ करते थे। उनका कहना था कि स्वदेशी ठीक है, लेकिन आप जो है विदेशी कपड़ों को जलाओ मत, वो बहिष्कार के खिलाफ थे। लेकिन फिर बाद में जो है इन्होंने अमार सुनार बांग्ला नामक जो कविता लिखी वो ज़्यादा प्रचलित हुआ, और उसके द्वारा ये लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे थे। और यहीं अमार सुनार बांग्ला जो है फिर बाद में बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गीत बनता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आप याद रखिए कि स्वदेशी आंदोलन का आलोचक जो है वो प्रारंभ में रविन्द्रनाथ टैगोर थे, और बाद में इसके जो है वो समर्थक बन जाते हैं। अगला प्रश्न है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। ऑप्शन है कृष्ण कुमार मित्र ने, अरविंद घोष ने, मोतीलाल घोष ने, या सतीश चंद्र मुखर्जी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण कुमार मित्र ने। एक्चुअली में क्या है, जो कृष्ण कुमार मित्र थे इन्होंने जो है एक पत्रिका लिखी थी संजीवनी। ठीक है, संजीवनी पत्रिका में ही इन्होंने जो है सबसे पहले इस विचार का बारे में बताया था 1905 ईस्वी में। उसी में इन्होंने जो है स्वदेशी और बहिष्कार की बात की थी कि हम लोग जो ब्रिटेन की वस्तुएं हैं उसका हमें बहिष्कार करना चाहिए। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन का विचार जो है सर्वप्रथम किसके मन में आया था, तो कृष्ण कुमार मित्र के मन में। आगे है निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, रॉलेट एक्ट विरोध आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। हो सकता है अभी आप चूँकि इस टॉपिक से क्वेश्चन लगा रहे हो तो ये आपको आसान हो जाए, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही जो है वंदे मातरम जो गीत है वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। एक्चुअल में क्या था कि स्वदेशी आंदोलन के बाद जो नारे लग रहे थे उसमें एक नारा था कि हिंदू मुस्लिम भाई है। पहला तो ये था कि हिंदू मुस्लिम भाई है। उसके बाद फिर लोग के द्वारा जो जुलूस निकाला जा रहा था वहाँ पे नारा लगाया जा रहा था कि वंदे मातरम का ये जो है एक नारा लगाया जा रहा था। ठीक, एक और जो नारा लगाया जा रहा था विभाजन नहीं चाहिए बंगाल एक है। तो इस टाइप का जो है वो नारा वहाँ पे लगाया जाता है, और इसी आंदोलन के बाद जो वंदे मातरम है वो टर्म ज़्यादा फेमस होता है और राष्ट्रीय गीत के रूप में भी ये ज़्यादा फेमस हो जाता है। ठीक है, अगला है भारत के प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अविंद्रनाथ टैगोर, या अमृता शेरगिल, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर ने ही जो है
वो आपका इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि जो भारत की प्राचीन कला परंपरा है, जो भी कला के अलग अलग ब्रांचेज हैं, उन सारे ब्रांचों को जो है वो सुरक्षित रखना और उनको पुनर्जीवित करना, यही जो इसका मेन उद्देश्य था। आगे स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो देखो, स्वदेशी आंदोलन को जो है वो आंध्र प्रदेश का जो डेल्टाई क्षेत्र था, उस डेल्टाई क्षेत्र में जो है वो वंदे मातरम को स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये शुरू तो हुआ था स्वदेशी आंदोलन आपका बंगाल से, लेकिन ये अलग अलग भागों में फैल जाता है। तो आंध्र प्रदेश में ये जब फैला तो इसका नाम क्या हो गया था? वंदे मातरम आंदोलन। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था, अर्थात किस वर्ष जो है इसे रद्द कर दिया गया? ऑप्शन है 1906, 1907, 1911 या 1916। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911। एक्चुअली में होता ये है कि 1911 में जो है एक दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, ठीक है। उस दिल्ली दरबार में ये घोषणा की जाती है कि जो बंगाल है उसका विभाजन रद्द कर दिया जाएगा, और जो भारत की राजधानी है जो कोलकाता थी, वो कोलकाता से लाकर जो है वापस दिल्ली कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ होता है आपका दिल्ली दरबार जो आयोजित होता है 1911 ईस्वी में, उसमें किया जाता है। और उसी के बाद जो है 1912 ईस्वी में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनता है। तो ये भी पूछा जाता है भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली कब बना? तो 1912 ईस्वी में। इसमें एक चीज़ और होता है, जो आपका दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था जिसमें जॉर्ज पंचम आए थे, तो उस में जो है ये भी घोषणा की जाती है कि जो बंगाल है वो विभाजित हो, उसी से अलग होके बिहार एक प्रांत बनेगा। और इस बिहार में जो है उस टाइम आपका कौन शामिल था? तो उसमें आपका ओडिशा शामिल था, ठीक है। तो बिहार और ओडिशा जो है एक अलग प्रांत के रूप में बनते हैं। कब? 1911 ईस्वी में ही ये घोषणा होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसलिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि 1905 ईस्वी का जो बंगाल विभाजन था, इसको रद्द करने के इसका जो है मतलब विरोध होने के बाद वापस से बंगाल का विभाजन कब होता है? तो आप याद रखिएगा 1911 ईस्वी में ही जो है फिर वापस से इसका विभाजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि बंगाल को तोड़ के जो है बिहार एक अलग प्रांत बना दिया जाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही था बंगाल विभाजन और उदारवादी चरण से रिलेटेड। आगे के वीडियो में हम लोग ग्रामपंथी और आगे के जो टॉपिक है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।